जब हम किसी कैरेक्टरिस्टिक को नापना चाहते हैं तो पहले तो उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम हमने रखा, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा ये हल्का, भारी। ये क्या चीज़ है, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? उस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा? मास। तो मास एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्वांटिटी है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और अब इस तरह से हमने देखा अलग अलग क्वांटिटीज हमारे आसपास कौन कौन सी होती हैं, और उसकी आपने लिस्ट बनाई। कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं? 7 टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। अब हर क्वांटिटी को मेजर करने का हमारा मेथड क्या होता है? तो आंसर है, क्वांटिटी मेजर करने का तरीका है कि सिमिलर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम बना लेते हैं। जैसे अगर हमको लेंथ नापनी है तो लेंथ का ही एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाएं। जैसे हमने एक रॉड लिया और बोला कि इसकी लेंथ आज से हम 1 फुट मानेंगे, और सब लोग इसके बराबर बराबर के पीस काट लो। सब ने पीस काट लिया और इसको हमने क्या माना? 1 फुट। उसके बाद कोई भी लेंथ हमको नापनी है तो हम देख लेते हैं कि इस 1 फुट के साथ में कितनी बार हम उसको नाप सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल लेंथ। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम नापते हैं Q को, तो हमारा नापने का तरीका क्या रहता है कि एक जो हमने स्टैंडर्ड लेंथ मानी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानी है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट। वो यूनिट हमारी गिवन क्वांटिटी में कितनी बार आई। जैसे एक कपड़े का टुकड़ा मैं लेकर आया और पूछा आपसे कि इसकी लेंथ बताओ कितनी, तो आप क्या करेंगे? ये वाला 1 फुट उठाएंगे और उसको नापते चले जाएंगे। तो आप किस चीज से नाप रहे हैं? फुट से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फीट। उसके बाद हमने उसको देखा कि वो 9 टाइम्स आया। कपड़ा खत्म हो गया तो कितनी बार इसको हमने लिया? 9 टाइम्स। ये क्वांटिटी आ गई 9 फीट। कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। सो लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 9 फीट। लेंथ क्वांटिटी 9 इज ए नंबर एंड फीट इज ए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू N इंटू U। ये यूनिट हमने अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट बनाए। इसका चार्ट आप पिछली क्लास में बना चुके हैं, जिसमें हमने देखा 7 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल यूनिट। लेंथ क्या चीज है? क्वांटिटी की यूनिट क्वांटिटी। तो मीटर क्या चीज है? यूनिट, जिससे हम नापते हैं वो यूनिट। लेंथ 5 मीटर है, इसमें लेंथ क्वांटिटी 5 इज द नंबर, मीटर इज द यूनिट। तो ये 3 चीजें होती हैं। अब जो चीज 5 मीटर लंबी है उसको हम फीट में बोलेंगे तो 15 फीट लॉन्ग है या 16 फीट लॉन्ग है। तो उसी क्वांटिटी को, उसी लेंथ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 16 फीट। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 मीटर, और दोनों एक ही लेंथ है इसलिए इक्वल। इसका यह मतलब है कि किसी क्वांटिटी को दिखाने के लिए अगर मैं एक टाइप का यूनिट यूज करूंगा तो नंबर एक टाइप का आएगा, और अगर यूनिट में बदल दूंगा तो नंबर भी बदल जाएगा। ये तो क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और क्या बदल जाएगा? नंबर उसका बदल जाएगा। तो ये एक बड़ा फेमस इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 E3। जितने भी आप यूनिट बदलते जाएंगे उतनी बार नंबर बदला जा सकता है। तो एक क्वांटिटी को बहुत सारे यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद
हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स 7 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? जिसको दूसरी भाषा में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। जैसे कि हम सब्जी लेकर आते हैं या शक्कर लेकर आते हैं और उसको ऐसा देखते हैं कि थोड़ा कम पड़ेगी और डाल दो, इतनी ज़्यादा हो गई ऐसे, लेकिन उसको हम लंबाई में नहीं नाप सकते। हम उसको किस में नापते हैं? उसकी जो क्वांटिटी होती है, उस क्वालिटी का नाम, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम, उस गुण का नाम हमने रखा मास। तो हम उसको किस में नापते हैं? मास। लेकिन उस मास को हम लोग लेंथ में नहीं नाप सकते, उस मास को हम टाइम में नहीं नाप सकते। चूंकि हम उसको दूसरी क्वांटिटी में नहीं नाप सकते, मास को मास नहीं नापना है, इसलिए हमने उसके साथ क्या शर्त लगाया? फंडामेंटल, जिसको दूसरे में नहीं नाप सकते। तो दूसरे में किसको नाप सकते हैं? क्या एग्जांपल बताया था? एरिया। एरिया को हम कैसे नापते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अनदर लेंथ। सो लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। वॉल्यूम नापा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हमको वॉल्यूम के लिए एक नई क्वांटिटी का आविष्कार नहीं करना पड़ता। लेंथ जो हमने आविष्कार किया उसी से वॉल्यूम बना लिया। तो जो नई क्वांटिटीज हमको आविष्कार करनी पड़ती हैं, जिसके बराबर कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उस क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। ओके, पिछली बार चार्ट आपने बनाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स का। उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स बनाए थे, वो फंडामेंटल यूनिट्स के लिए मास का यूनिट क्या था? मास इज क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या था? किलोग्राम। यूनिट बनाने के अलग अलग सिस्टम, कौन कौन से अलग अलग सिस्टम हमने पढ़े थे? FPS सिस्टम। इसमें क्या होता था? लेंथ को किस में नापते हैं? फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास और सेकंड टाइम। ये दोनों सिस्टम हमारे पूरे काम नहीं आते, इसलिए हम कौन सा सिस्टम में काम करते हैं? SI सिस्टम में। SI सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल है, उससे बनाया गया है SI सिस्टम। ओके, तो इस SI सिस्टम में हमने सिर्फ मैकेनिक्स की क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम इतना ही नहीं लिया। इसके अलावा हमारी फिजिक्स में जितनी और क्वांटिटीज हमको मालूम पड़ चुकी थी मॉडर्न फिजिक्स में, सबको ले लिया। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल, उसको लिया। इस तरह की ल्यूमिनोसिटी यानी चमक, ये सब क्वांटिटीज हमने उसमें ले ली और इस तरह से पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने बैठ के डिसाइड किया कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7, और उनके लिए हमने कितने यूनिट डिजाइन किए? 7। बाद में कुछ साल बाद फिर दोबारा मीटिंग हुई तो फिर से प्रपोजल आया कि 2 क्वांटिटी हमारी छूट गई हैं, उसको इस 7 में हम कहीं भी इंक्लूड नहीं कर सकते, इनसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मान ली जाए और 2 क्वांटिटी मान ली जाए। वो 2 क्वांटिटी कौन सी है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, तो ये लिस्ट यहां तक हम कर चुके हैं। अब आज हम करते हैं कि जो यूनिट्स हमने मानी उनके स्टैंडर्ड कैसे माने गए, उसको हम बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। कौन से सिस्टम की यूनिट? SI। क्या होता था? हम एक यूनिट बनाते थे, जैसे हमने एक यूनिट बनाई लेंथ की,
स्टैंडर्ड यूनिट जो पहले बनी कि एक लोहे का टुकड़ा लिया इतना लंबा जितना हमारा हाथ फैलता है करीब करीब, और इसको हमने बोला कि इसको हम 1 मीटर कहेंगे या 1 यार्ड कहेंगे। 1 मीटर हमने बना लिया और सब लोग उसके बराबर का लोहे का टुकड़ा काट के सबने रख लिया। 1 मीटर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो स्टैंडर्ड लेंथ। ओके, ये स्टैंडर्ड लेंथ बन गई। बाद में इसमें प्रॉब्लम आया कि लोहे के टुकड़े में ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको रस्ट लग जाता है, घिस जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी इनर्ट मेटल को ले सकते हैं जिसको रस्ट ना लगे। तो उसके लिए हमने टंगस्टन को लिया। ओके, तो टंगस्टन का टुकड़ा बना लिया, उसमें रस्ट नहीं लगता है, तो उसकी लेंथ फिक्स हो गई। लेकिन उसके बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ नए नए प्रिंसिपल आए। आइंस्टाइन के प्रिंसिपल जब आए तो उसके बाद तो एकदम क्रांति हो गई। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि लेंथ स्टैंडर्ड नहीं होती। जिस चीज की लेंथ अर्थ पर 1 मीटर होती है, वो अगर हम मार्स पर चले जाएंगे तो वो लेंथ अलग हो जाएगी, सन पे चले जाएंगे तो वो लेंथ अलग हो जाएगी, किसी और प्लेनेट में चले जाएंगे तो वो लेंथ अलग हो जाएगी। इस तरह से लोहे के टुकड़े से लेंथ को मानना गलत हो गया। इसका एग्जाम्पल आपको बताया था, स्प्रिंग को घुमा के, एक स्प्रिंग हमने लिया यहाँ अर्थ पे, उसको हम कितना बोलते हैं, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर दोनों एंड के बीच में, उसको दोनों एंड के बीच हमने 1 मीटर माना। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से ये दीवार कितनी दूर है, आप बोलोगे 1 मीटर से ज्यादा है। तो मैंने स्प्रिंग लिया और ऐसा घुमाया, स्प्रिंग के आखिरी में एक लोहे का टुकड़ा बंधा है, और जब ऐसे घुमाते हैं तो वो लोहे का टुकड़ा स्प्रिंग को फैला देता है। जोर से हमने घुमाया, स्प्रिंग ज्यादा लंबा हो गया और उसका दूसरा एंड उस दीवार में टच करने लगा। अब स्प्रिंग के दोनों एंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस हमने लिख के रखा, 1 मीटर। स्प्रिंग को रोका, आपको दिखाया कितना लंबा, आपने कहा 1 मीटर। फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया, उसका दूसरा सिरा फैल के कहां टच होने लगा, दीवार में। तो बताइए दीवार कितनी दूर है। वो स्प्रिंग हमको क्या बोलता है, एक सिरे से दूसरा सिरा कितनी दूर है, 1 मीटर। ये 1 मीटर, पर हमको मालूम है ये 1 मीटर नहीं है। क्यों ऐसा हो गया कि स्प्रिंग इसको 1 मीटर रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसका एक सिरा यहां है और दूसरा सिरा वहां टच हो गया। तो स्प्रिंग का क्या कहना है, वो अपनी रिपोर्ट में कंप्यूटर में क्या डालता है, दिस इज 1 मीटर, बट वी नो दिस इज नॉट 1 मीटर। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि स्प्रिंग के पास स्पीड आ गई। स्पीड आने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो अगर हमने पहले उसकी इतने की लेंथ 1 मीटर मानी हुई है, वो लेंथ तो ऐसे हो गई। तो क्या ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है, नहीं है, पर हमारा स्केल क्या दिखाता है, 1 मीटर। तो गलती कहां है, हमारे स्केल में। हमको उसको स्केल मानना ही नहीं चाहिए। अब वो स्प्रिंग है, तो लोहे का टुकड़ा भी एक स्प्रिंग है। लोहे के टुकड़े के अंदर कॉइल तो नहीं है, मॉलिक्यूल हैं। सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जिस तरह स्प्रिंग के राउंड्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अगर हम लोहे का बार लेके उसको बहुत जोर से घुमाएंगे, वो भी लंबा होगा, उसको स्पीड देंगे तो। लेकिन हमको यहां पता नहीं चलता है कि वो लंबा हो रहा है। क्यों? इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि हम उसके बाजू में खड़े हैं। यहां पर वो जो लोहे का रॉड है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्पीड है, घूम रहा है। वो कौन सी स्पीड है? तो आंसर है अर्थ के ऊपर है, अर्थ घूम रही है, वो भी घूम रहा है। कितनी स्पीड से? 2000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज्यादा स्पीड से ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। वो एक स्पीड और जोड़ लो, 4000 किलोमीटर से ये लोहे का टुकड़ा घूम रहा है। ये पूरा सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में घूम रहा है, उसकी भी एक स्पीड है 2000, उसका जोड़ लो तो ये लोहे का टुकड़ा कितनी स्पीड से घूम रहा है? 6000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज्यादा स्पीड। अगर इतनी ज्यादा स्पीड से घूम रहा है तो ये तना हुआ होगा कि नहीं? होगा।
यानी जिस चीज को हम अभी 1 मीटर नाप रहे हैं वो ऑलरेडी कैसा है, तना हुआ है। अगर हम सारी स्पीड रोक दें तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। तो मीटर जो हमने माना वो मीटर अगर ऐसा हो गया तो ये 1 मीटर हो गया, क्या ये सही है? नहीं है। मतलब हमारा जो यूनिट माना हुआ है वो वेरिएबल है, इस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हम उसको यूनिट नहीं मान सकते। इसलिए जो हमारा एक रॉड को 1 मीटर मानने का सिस्टम था वो सिस्टम फेल हो गया। वो सिस्टम फेल हो गया, हमको दूसरी डेफिनेशन सोचनी पड़ी। कैसी डेफिनेशन? हमको ऐसी डेफिनेशन सोचनी पड़ी जिसको वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो अर्थ पर है वही सन पर है, वही दूसरे स्टार पे है, वही तीसरे स्टार पे है, वही वैक्यूम में है, हर जगह उसकी लेंथ बदलनी नहीं चाहिए। ऐसी क्या चीज होती है? तो आइंस्टाइन का कहना था ऐसी चीज होती है लाइट। लाइट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लेंथ नहीं बदलती। आप अर्थ पे रहिए, सन पे रहिए, अर्थ और सन के बीच में रहिए, सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाइए, कहीं भी चले जाइए, लाइट की स्पीड नहीं बदलती। तो 1 सेकेंड में वो कितना दूर जाती है? 3 × 10⁸ मीटर दूर जाती है। तो 1 सेकेंड में वो जितना दूर जाती है उसका 3 × 10⁸ टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा कितना होगा? 1 मीटर। उसको 1 मीटर मान लिया गया। अब अर्थ धीरे घूमे या जोर से घूमे, स्पीड ऑफ लाइट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो हमारे 1 मीटर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन ज्यादा स्टैंडर्ड बन गई। अब ये स्टैंडर्ड अगर हम नाप के चलते हैं तो यहां से मंगल ग्रह की दूरी को नापें, सैटर्न की दूरी को नापें, किसी भी दूरी को नापें, और हमारा यहां से स्पेसक्राफ्ट जाता है, वो जो लेंथ नापते हैं उसका स्टैंडर्ड हमने क्या माना हुआ है? विद रेफरेंस टू लाइट। तो गलती नहीं होगी। अगर हम लोहे के टुकड़े से नापेंगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हर जगह पर हमारा मेजरमेंट अलग अलग होगा, लेकिन लाइट से हर जगह पर मेजरमेंट एक जैसा ही होगा। इसलिए लाइट को लेकर हमने 1 मीटर लेंथ की रचना की। अब इस तरह से जो हम डेफिनेशन बनाते हैं ये हमारी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है। लेकिन अगर इसमें कोई और ऑब्जेक्शन आता है तो अगली मीटिंग जो साइंटिस्ट की होती है उसमें फिर से नई डेफिनेशन बनाते हैं। इस तरह से डेफिनेशंस हमारी चेंज होते रहती है। तो ये जो डेफिनेशन चेंज होती रहती हैं, ये आखिरी बार कब चेंज हुई थी उसका भी नॉलेज, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, उसको भी हम नोट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन लेंथ। तो नोट करिए लेंथ। लेंथ यूनिट मीटर। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज 1 मीटर लेंथ। हाँ, अब नोट करिए मीटर इज द लेंथ, मीटर इज द लेंथ of the path. Meter is length of the path, length of path traveled by light, traveled by light in vacuum in a period of in a time interval of। कितना टाइम लगेगा 1 मीटर जाने में? उतना टाइम तो यहाँ लिख देते हैं। 3 × 10⁸ मीटर चलने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो 1 मीटर चलने में 1/3 × 10⁸। पर चूंकि हम डेफिनेशन बना रहे हैं इसलिए हम उसको एकदम एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं। तो एकदम एग्जैक्ट करेंगे तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर एग्जैक्टली नहीं चलती, दैट इज ए राउंडेड फिगर। एक्चुअल फिगर क्या है देखिए, टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792
458 1/so much second. ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना है 2.99 इंटू 10⁸ ये लाइट की एक्चुअल स्पीड है, जिसको हमने राउंड क्या बना दिया 3 इंटू 10⁸ तो याद रखिएगा 3 इंटू 10⁸ का एक्चुअल फिगर ही है। ओके, तो इतनी देर में लाइट जितना दूर जाएगी उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे 1 मीटर। दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। और ये डेफिनेशन हमने कब बनाई थी, तो आंसर है ये डेफिनेशन हमने बनाई थी 1983 में। उसके पहले दूसरी डेफिनेशन थी, रॉड वाली डेफिनेशन थी, प्लेटिनम इरिडियम का रॉड लेके उससे बनाते थे। तो ये 1983 में ये डेफिनेशन बनाई गई, किसकी 1 मीटर। इट्स ए वेरी कॉमन और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछी जाती है कि 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, मीटर की डेफिनेशन। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम लेते हैं, व्हाट इज 1 किलोग्राम ऑफ वेट। वन किलोग्राम ऑफ मास इज ओके। इसके लिए हमने कोई मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं बनाई। बहुत पहले आज से 1889 उस समय 150 साल पहले करीब एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, बोले हम लोग रोज कितनी सब्जी लाते हैं घर, करीब करीब इतनी लाते हैं, तो ये पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा, इसको मान लो 1 kg। सब साइंटिस्ट ने मिला के उसको मान लिया 1 kg, बस वही 1 kg। तो वो जो टुकड़ा था, अब टुकड़ा तो धीरे धीरे खराब हो सकता है, सड़ सकता है, तो हम एक ऐसी चीज लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सैकड़ों साल तक वैसी ही रहेगी, और वो हमने प्लेटिनम इरिडियम, ये जो मेटल है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये वाला प्लेटिनम इरिडियम लेकर उसका एक हमने ढेर बना दिया, एक सिलेंडर छोटा सा बना दिया, और वो सिलेंडर को हमने बना दिया कि ये इसका जो मास है इसको हम 1 kg मास कहेंगे। उसको एक एसी रूम में पेरिस के पास सेवर्स करके गांव है, वहां पर लैब बनी हुई है जिसमें दुनिया भर के वेट एंड मेजर वहां से स्टार्ट होते हैं, वहीं मीटिंग्स होती हैं, वहां वेट एंड मेजर सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां पर एक एसी रूम में वो टुकड़ा रखा हुआ है, उस पर लिखा है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम। उससे बराबर नाप के, बराबर नापना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तराजू लगाएंगे बढ़िया, और एक तरफ ये अपना रख देंगे। इसको क्या बोलते हैं जो सबसे पहला बनता है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप शब्द याद रखिएगा, सबसे पहली जब कोई चीज बनाई जाती है उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो ये प्रोटोटाइप 1 किलो का था, फिर उसको रख के उसके बराबर बराबर के टुकड़े दूसरी तरफ रख के हमने नाप लिए, और ऐसे हमने हजारों लाखों 1 kg बना दिए, पूरे दुनिया में बांट दिए, 1 kg बन गया। तो 1 kg के लिए हमारी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन रिलेटेड टू लाइट और एनीथिंग एल्स नहीं, सिर्फ वही एक सैंपल है, सैंपल के बेसिस पर है। तो इसको नोट करिए, 1 किलोग्राम मास इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। ये क्या चीज है, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। kept at International Bureau of Weight and Measures
at Sevres near Paris in France। तो अभी भी जितने भी हमारे मेजर्स के फैसले होते हैं स्टैंडर्ड, वो सब इसी लैब से होते हैं। इंटरनेशनल मीटिंग यही इंटरनेशनल मीटिंग्स यहाँ होती हैं और वहाँ पर सभी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। सो दिस इज 1 kg। नेक्स्ट लिखिए 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। वन सेकेंड टाइम की डेफिनेशन बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही जरूरी थी, और हमारे पास बहुत ही बेकार डेफिनेशन ठीक थी, नापने के तरीके हमारे अच्छे नहीं थे। किस तरह से हम लोग मानते थे एक दिन सनराइज होगा, फिर अगले दिन सनराइज होगा। ये सनराइज हमारे हाथ में नहीं है, नेचर का है, हम इसको बदल नहीं सकते। इस सनराइज टू सनराइज टाइम को हम मानेंगे 24 आवर्स। उसके कितने टुकड़े किए? 24 इस पूरे टाइम के। एक टुकड़ा जो टाइम है उस टाइम को हम कितना बोलने लगे? 1 आवर। उसके 60 टुकड़े किए, उस एक टुकड़े को कितना बोलने लगे? 1 मिनट। और उसके 60 किए तो ये हमारी सेकंड की डेफिनेशन। अब चूंकि हम एक दिन का टाइम नहीं बदल सकते, इसलिए हम एक सेकंड का पीरियड भी नहीं बदल सकते। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन। पर बाद में हम इससे और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन चाहते हैं, क्योंकि अब साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। जो हमारे स्पेसशिप जाते हैं, जो न्यूक्लियर के अंदर रिएक्शन होते हैं, ये सब 1/10⁻15 सेकेंड में इधर से उधर हो जाते हैं, इतने फास्ट। जहां से मंगल ग्रह पे जाना है, यहां से 2 करोड़ मील दूर जाकर उसने ऐसा टर्न करना है। हमने यहां से कैलकुलेशन किया कि इतने टाइम में वो 2 करोड़ किलोमीटर पे होगा, और उसको हमने क्या बोलना है? राइट टर्न। अगर हम उसमें आधा सेकंड लेट हो गया, फिर वो मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेगा, कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। आधे सेकंड में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो हमको कैलकुलेशन टाइप की कैसी चाहिए? बहुत ही प्रिसाइज चाहिए। तो हमारी घड़ियां बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। तो हम अब क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि एक दिन के टुकड़े करने की बजाय एक ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है, और हम बोलते हैं कि यहां खड़े हो जाओ, एक पेंडुलम लो, इस पेंडुलम को इधर ले जाओ ऊपर और छोड़ दो, ऐसा जाएगा। 1 2 3 ऐसा गिनना। जब 20 हो जाएगा तो नोट कर लेना, घड़ी की सुई आगे बढ़ा देना 1 मिनट मान लो। तो ये हमने किसके बेसिस पे बनाया? पेंडुलम के बेसिस पे। इसका बेसिस क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका बेसिस क्या है कि पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है, पेंडुलम में जो वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन बड़ा हो या छोटा हो, उसका टाइम नहीं बदलता। फिर से यहां से पेंडुलम ऐसा लटकाया हमने, वो चला ये इतना, यहां से यहां गया, 1 सेकेंड टाइम लगा। इसी पेंडुलम को हमने सिर्फ इतना सा उठाया और छोड़ दिया, तो यहां तक गया। अब ये वापस आएगा, यहां तक गया, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड से कम की ज्यादा? तो आंसर है कि इसको जब हम करते हैं तो यहां से यहां जाने में फिर से इसको टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड। यहां से यहां गया 1 सेकेंड, यहां से यहां गया 1 सेकेंड। तो ये वाइब्रेशन की एक स्पेशलिटी। इसकी स्पेशलिटी है वाइब्रेशन, कि अगर उसका वाइब्रेशन छोटा हो जाए या उसका वाइब्रेशन बड़ा हो जाए, टाइम पीरियड नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता? आप ऑसिलेशन के वाइब्रेशन के चैप्टर में
फिर से आपसे बात होगी, उस समय हम पढ़ेंगे। जब इसको बड़ा कवर करना होता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, और जब छोटे में जाना होता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो दोनों केस में टाइम कैसा लगेगा? बराबर। क्या चीज को ये बराबर रखता है? टाइम। तो एक फंडामेंटल नियम याद रखिए कि वाइब्रेशन करने वाली चीज का एम्पलीट्यूड छोटा हो या एम्पलीट्यूड बड़ा हो, उसका टाइम पीरियड कैसा होगा? इक्वल। अच्छा, अब ऑसिलेशन कौन करता है? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ऑसिलेशन कौन करता है? तो इसका आंसर है दुनिया में सब ऑसिलेशन करते हैं, हर चीज ऑसिलेशन करती है। जब हम वाइब्रेशन के चैप्टर में पहुंचेंगे, लास्ट में आपका वो चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स, दिसंबर के आसपास आएगा। उसमें बहुत ही मजेदार चीजें हैं। उसमें एक ये भी चीज है कि दुनिया में ऑसिलेशन मोशन ऑलमोस्ट हर चीज में पाया जाता है। हमारे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वो भी ऑसिलेट कर रहा है। अभी सन, अर्थ, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडशिफ्ट, यानी दूर जा रहा है बिग बैंग के बाद। जब ये ऐसा दूर चला जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या कर रहा है? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, हर चीज वाइब्रेशन करती है। और हमने अपने पेंडुलम से, स्प्रिंग से, और दूसरी वो सब चीजें जो हमारे लैब में वाइब्रेट कर सकती हैं, जैसे यहां पर हमने ये स्केल को रखा और इसको ऐसे दबाया तो ये वाइब्रेट करती है। तो जब ये वाइब्रेट करती है तो इसका वाइब्रेशन बड़ा बड़ा रहे या छोटा छोटा रहे, टाइम पीरियड बराबर। ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी हमको पता है। अच्छा, दूसरी चीज, वाइब्रेशन जब होते हैं तो कहां पर हो सकते हैं? वाइब्रेशन कहीं भी हो सकते हैं। तो उसके लिए एक एसेंशियल चीज है कि सेंटर में एक फोर्स होना चाहिए। जब कोई चीज इधर जाए तो इसको खींच ले, और ये चीज इधर जाए तो इसको खींच ले। और ये फोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कहीं ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, कहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ये फोर्स खींचता रहता है और वो चीज वाइब्रेट करते रहती है। अब ऐसी चीजों को हम ढूंढने लगे। तो जब हम 1 सेकंड की डेफिनेशन बनाते हैं, तो टाइम नापने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम नापने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है? वाइब्रेशन। तो किसी न किसी ऐसी चीज का वाइब्रेशन हमको फिक्स करना है जिसका वाइब्रेशन का टाइम बहुत कम लगता है और वो कभी बदलता नहीं। तो उसके लिए हमने एक चीज ली, एंड दैट इज सीजियम। सीजियम का एटम लिया। सीजियम एटम ओके, किस तरह से ये काम करेगा देखिए। इसमें चूंकि अभी आपने मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी है, न्यूक्लियर का, एटम का स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ टर्म्स आपको नहीं पता लगेंगी, लेकिन बहुत सारी टर्म्स आप जानते हैं। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट होते हैं, और उस ऑर्बिट में भी हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 2 लेवल हैं, ये घूम रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, इसकी इससे ज्यादा होती है, इसकी और भी ज्यादा होती है। अब मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं। इसके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी में थोड़ा सा अंतर होगा दोनों की। क्यों? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक समान नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए हमने अलग अलग उसके ग्रुप के नाम बना के रखते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं या 11th में पढ़ेंगे। तो ये सुपर फाइन लेवल्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है और ये इस लेवल में है, इनके पास कुछ कुछ एनर्जी है और अपना अपना घूम रहे हैं। अगर इसके पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी इससे ज्यादा होगी। अभी जब किसी ने इसको कोई एनर्जी नहीं दी है और सबके पास नेचर ने जितनी जितनी एनर्जी दी है, वो जो एनर्जी है वो इनकी कहलाती है ग्राउंड लेवल एनर्जी। ग्राउंड लेवल एनर्जी, ग्राउंड लेवल मीन्स बेसिक एनर्जी।
जब हम इसको किसी भी तरीके से एनर्जी देते हैं, किसी भी तरीके से हमारे पास एनर्जी देने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका, इसको हम गर्म करेंगे, हीट की एनर्जी इसको मिलेगी और ये जोश में आ जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी। दूसरा तरीका, इसके ऊपर लाइट डालेंगे, लाइट का फोटोन जाएगा और फोटोन इसको एनर्जी देगा, फिर ये एक्साइटेड हो जाएगा। तीसरा तरीका, हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, वो जाकर इसको पुश करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से इसको मारेगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी देने के तरीके हमारे पास हैं। अच्छा, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इसकी स्टेट, पहले इसकी स्टेट क्या थी? ग्राउंड स्टेट। जब हमने इसकी एनर्जी दी इसको, तो इसकी जो स्टेट हो गई उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो किस लेवल में, किस स्टेट में एनर्जी ज्यादा हुई? एक्साइटेड स्टेट। जब हमने एनर्जी दी, ये एक्साइट हुआ, तो एक्साइट होकर क्या करता है? तो आंसर है एक्साइट होकर अपने घर से निकल जाता है दौड़ने के लिए। अब इसकी महत्वाकांक्षा बनती है, ये क्या बोलता है कि मैं यहां नहीं घूमूंगा, मैं यहां घूमूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी वाली सीट है, तो ये यहां से इसमें आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में इसमें घूमना शुरू कर देता है। लेकिन नियम कानून की कोई चीज होती है, इसको बोला जाता है कि ये ट्रैक किसके लिए रिजर्व है? इसके लिए। और हमारा नियम है, नेचर का नियम है कि एक एनर्जी लेवल का एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस सुपरफाइन लेवल में एक जगह है और ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका आना नेचर को पसंद नहीं होता, वो उसमें नहीं रह सकता, तो उसको बोल दिया जाता है तुम वापस जाओ, जगह खाली करो। तो क्या करता है? वो वापस आ जाता है, वो यहां से वापस आता है यहां पर। अब ये यहां से एनर्जी वाला वापस आया, वापस आएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहां पर उसको एनर्जी कौन सी चाहिए? गर्म स्टेट की। तो जो हमने इसको एनर्जी दी थी एक्साइट करने के लिए, वो अब इसको नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर एनर्जी इसको कम चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको क्या करेगा? वो रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि वो जो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी हमको दिखती है फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। लाइट ऐसे बनती है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये यहां वापस आता है, तो क्या निकालता है? लाइट। ओके, कई चीजों में लाइट निकलती है, कई चीजों में लाइट नहीं निकलती, ये डिपेंड करता है कि ये कितनी एनर्जी छोड़ता है। सीजीएम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये जब यहां से वापस आता है तो क्या करता है? जब ये वापस आएगा, एनर्जी वापस करेगा, किस फॉर्म में वापस करेगा? वेव्स के फॉर्म में। कौन सी वेव्स? तो वो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? लाइट। लाइट के फॉर्म में वापस करेगा। अगर उतनी ताकत नहीं है, हीट के फॉर्म में वापस करेगा। अगर उतनी ताकत नहीं है, रेडियो के फॉर्म में वापस करेगा, रेडियो वेव्स के फॉर्म में, किसी न किसी वेव के फॉर्म में वापस करेगा। ज्यादा एनर्जी होगी, एक्सरे के फॉर्म में करेगा, और ज्यादा एनर्जी होगी, गामा रेज के फॉर्म में करेगा। इसलिए जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी की वेव्स वो रेडिएट करेगा। तब जब ये यहां से यहां वापस आएगा, क्यों करेगा? समझ में आया? एनर्जी हमने यहाँ, एनर्जी इसके पास 90 थी, हमने इसको 10 दिया, 100 वाला ये रास्ता है, इस रास्ते में इसको नहीं रहने दिया गया, वापस अपने स्टेट में आ गया 90, तो वो 10 इसने वापस कर दी। कैसे वापस की? रेडिएट करके। उसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी बनी, उसके बेसिस पे हमने उसका नाम रख दिया कि वो इंफ्रारेड बन गई या हीट बन गई या लाइट बन गई, जो भी बन गई, लेकिन वो यहां से यहां वापस आया। अब एक मजेदार बात सुनिए, ये एक पेंडुलम ऐसा लटका हुआ है, इसको हमने उठाकर ऐसा किया है, और हमने पेंडुलम को क्या बोला कि भैया हमने तो तुमको ऊंचा उठा दिया, हमारा काम हुआ, हम चलते हैं। हमने हाथ छोड़ दिया, उसको बोला रुके रहना यहाँ, वो नहीं रुक पाए। क्यों? नेचर का नियम। नेचर का क्या नियम है कि यहाँ उसके रहने की जगह नहीं है, उसके रहने की जगह कहाँ है? यहाँ। तो उसको क्या बोला गया? वापस जाओ अपनी जगह पे, तो वापस आ गया।
अब जब ये यहां से यहां ऐसा वापस आता है तो जो हमने इसको एनर्जी दी थी कंजर्वेशन के नियम से, उस एनर्जी को वो क्या करेगी? तो आंसर है जैसे ही वो यहां आता है ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जब वो यहां पहुंचता है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यहां से ऐसा छोड़ा, ऐसा गिरा, तो यहां स्पीड आएगी उसके पास, तो वो हमारी दी हुई एनर्जी जो कि ये पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी बन गई और यहां कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्या वो यहां रुकता है? नहीं रुकता, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी बन गई। फिर यहां नेचर ने उसको याद दिलाया कि तुम ऐसा नहीं रुक सकते, नियम नहीं, वापस जाओ। ये वापस आया अपनी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आता है, एनर्जी होती है, फिर इधर चला जाता है। ये भी शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन शुरू हो गया। इस वाइब्रेशन का टाइम और ये स्लो होते गया, इस वाइब्रेशन का टाइम कैसा है इनका? ठीक है। अब हमने इसकी लेंथ फिक्स कर दी है, हमने बोला जब ये ऐसा 20 बार कर लेगा तो हम अपनी घड़ी को 1 मिनट आगे कर देंगे। अब ये इतना बड़ा आगे हो या इतना छोटा सा हो, इतनी बार जब वाइब्रेट कर लेगा तो हम अपनी घड़ी को 1 मिनट आगे कर लेंगे और वो टाइम फिक्स हो गया। तो ये पेंडुलम के वाइब्रेशन किस काम में आ गए? टाइम को नापने के काम में। वही चीज यहां देखिए, यहां से एनर्जी इसके पास ज्यादा थी, यहां वापिस आया, वापिस आकर रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी के कारण वो क्या करता है? यहां से वाइब्रेट करना शुरू करता है। इसमें क्या आ जाते हैं? वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन से वो क्या करता है? ऑसिलेट। हमको कैसे पता लगा ऑसिलेट कर रहा है? हर ऑसिलेशन में वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। जैसे पेंडुलम पहली बार ये 10 सेंटीमीटर गया, दूसरी बार 9, तीसरी बार 8, चौथी बार 7, फिर 5, 4, हर बार वो क्या कर रहा है? एक के बराबर एनर्जी को रिलीज करते जाता है। इसी तरह से ये भी एनर्जी को रिलीज करते जाता है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं बदलता। पहली बार अगर 1 सेकेंड लिया, दूसरी बार भी 1 सेकेंड, तीसरी बार भी 1 सेकेंड। इस तरह हर वाइब्रेशन में इसका टाइम कैसा होता है? सेम होता है। और उसी चीज को हम पकड़ना है कि ये वाला पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते करते जब 9 करोड़ वाइब्रेशन कर लेगा तो हम अपनी घड़ी को 1 सेकेंड आगे कर देंगे। कितना आगे करेंगे? 1 सेकेंड। कितने वाइब्रेशन में? 9 करोड़। इतनी जल्दी ये वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन बड़ा हो या छोटा हो, टाइम पीरियड नहीं करोगे। तो इसके 9 करोड़ वाइब्रेशन से हमारी सुई कितनी आगे जाएगी? 1 सेकेंड। अगले 9 करोड़ से फिर 1 सेकेंड। तो एरर होने के चांसेस कितने हैं? अगर आप 9 करोड़ को 9 करोड़ 1 गिनोगे तो भी कितना फर्क पड़ जाएगा? 1/9 करोड़ सेकेंड का एरर आ सकता है, उससे ज्यादा एरर नहीं आ सकता है। तो ये वाइब्रेशन से हमने क्या नापा? टाइम। ये हमने वाइब्रेशन से टाइम नापा कि 9 करोड़ वाइब्रेशन होंगे तो उस टाइम को हम कितना बोलेंगे? 1 सेकेंड। और ये टाइम कभी चेंज नहीं होगा। तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम ये मटेरियल रखेंगे, तब तक यही टाइम हमको मिलेगा। तो ये हमने टाइम की डेफिनेशन बना दी, 1 सेकेंड टाइम की डेफिनेशन। तो 1 सेकेंड टाइम की डेफिनेशन क्या बनी कि एक सीजियम 133 का एटम लो, उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइट करो। जब वो एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर वापस आएगा तो वाइब्रेट करेगा। जब वो 9 करोड़ वाइब्रेशन करेगा तो उस टाइम पीरियड को हम क्या मानेंगे? 1 सेकेंड। दिस इज स्टैंडर्ड सेकेंड। काफी डिफिकल्ट डेफिनेशन है पर समझ में आ गई क्या होती है? दिस इज 1 सेकेंड टाइम पीरियड। इसको नोट करिए। सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ one second is duration of $9 billion
192,631,770 periods of radiation. Periods of radiation. Period of radiation मतलब क्या? एक वाइब्रेशन में एक बार रेडिएशन करता है वो एनर्जी का, तो ये इतने वाइब्रेशन, इतने ऑसिलेशन, ठीक है, और इतने रेडिएशन. सो 9,192,631,770 period of radiations corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. ओके, तो अब देखिए हमने जो बात समझी थी, एटम कौन सा लेना है? cesium-133. उसकी शुरू की स्टेट कैसी होनी चाहिए? ग्राउंड स्टेट लेंगे. उसके बाद ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? ट्रांजिशन बिटवीन टू सुपरफाइन लेवल्स, ऊपर के दो लेवल, उसके बीच में जाना और आना होगा, दैट इज ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन में पीरियड मींस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड होगा उसमें कितनी बार वो टाइम पीरियड लेना है? 9 करोड़ बार, 9 बिलियन टाइम. जब इतनी बार वाइब्रेशन हो जाएंगे तो टाइम पीरियड हम कितना मानेंगे? 1 सेकंड. अभी पूरी बात समझ में आती है तो इसको आपको याद कर लेना है और एग्जाम में पूछने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, that define 1 second time according to SI system. अच्छा, इसी सीजियम एटम को यूज करके सीजियम क्लॉक बनाई जाती है. सीजियम क्लॉक इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड. जितनी हमारे पास क्लॉक बनाने की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी रेत की घड़ी होती थी, पानी की घड़ी होती थी, उसके बाद पेंडुलम वाली क्लॉक आई, उसके बाद स्प्रिंग वाली क्लॉक आई, उसके बाद क्वार्ट्ज वाली क्लॉक आई, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो भी हम यूज करते हैं. अब जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स, वो सब इस सिस्टम पर चलते हैं, लेकिन हम सीजियम यूज नहीं करते बिकॉज cesium-133 दैट इज ए वेरी कॉस्टली क्लॉक. लेकिन दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी होगी? सीजियम क्लॉक. नोट करिए, द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड इज सीजियम क्लॉक. ओके, अगर इतने वाइब्रेशंस में ये 1 सेकेंड टाइम देती है तो इसमें एरर कितनी हो सकती है? तो हमारा आंसर है एक वाइब्रेशन की एरर हो सकती है कि हम 770 को नाप लें या 769 हो जाएगा या 771 हो जाएगा, उतनी बस मिस्टेक हो सकती है. तो वो मिस्टेक कितनी होती है? दैट इज 1/9 बिलियन सेकेंड. इतनी ही वो घड़ी लेट आगे या पीछे हो सकती है. तो कितने साल में जाकर उसमें 1 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है?
वो घड़ी कितनी एक्यूरेट होती। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट घड़ी कौन सी है? सीजियम। और कितने दिन में वो लेट होगी? तो आंसर है इतने सेकंड में 1 सेकंड आगे या पीछे हो सकती है। ठीक है, दिस इज सीजियम क्लॉक एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड। ये डेफिनेशन कब से चल रही है? 1967 की मीटिंग में इसका फैसला हुआ था। तब से आज तक यही चल रही है, इससे और मॉडर्न डेफिनेशन अभी तक नहीं है। बस साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, देयर कैन ऑलवेज बी चेंज एंड वी शुड बी रेडी फॉर चेंज। अगर कभी होगा तो ठीक है, नई डेफिनेशन आएगी। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट हमने माना एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस समय हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दो तार हैं, दो तार में से करंट फ्लो हो रही है, ये इस तरह के। दोनों में अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने में फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम नाप सकते हैं। फोर्स को नापना बड़ी आसान चीज है। जैसे हम अर्थ पर कितना फोर्स लगाते हैं, तो आंसर है हम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे, उसका स्प्रिंग दबेगा, उसका कांटा चलेगा, वो हमको दिखा देगा कितना फोर्स लगा। तो फोर्स के लिए हम क्या करते हैं? एक काउंटर फोर्स पैदा करते हैं स्प्रिंग में और उसे नाप देते हैं। जितना स्प्रिंग दबा उतना किसी ने उस पर फोर्स लगाया। बड़ा सिंपल है। तो फोर्स नापना बहुत आसान चीज है। ओके, इन दोनों के बीच कुछ फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी इसमें करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन बनाई है कि दो तार लो, इनको 1 मीटर डिस्टेंस पर रखो, 1 मीटर ऐसे, इसमें करंट फ्लो कराओ और ये करंट को बढ़ाते जाओ। दोनों के बीच का फोर्स बढ़ता चला जाएगा। फोर्स बढ़ते बढ़ते जब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पहुंच जाएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना जब फोर्स हो जाएगा तो उस समय जो उसमें करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है जो इसमें फ्लो कराकर इन दोनों के बीच कितना फोर्स पैदा करवा देती है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। और ये फोर्स के लिए इसकी लेंथ हम कितनी लेते हैं? 1 मीटर। ये डिस्टेंस भी कितना लेते हैं? 1 मीटर। तो 100 मिली न्यूटन पर यूनिट मीटर ये फोर्स पैदा होना चाहिए। तो नोट करिए, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which maintained when maintained in two straight parallel conductors. Parallel conductors kept of infinite length, negligible thickness, negligible cross section,
meter apart in vacuum. 1 meter apart in vacuum would produce between them a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton. 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length. Per meter length. तो 1 मीटर लंबी तार कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगी, तब उस करंट को हम क्या करेंगे, दैट विल बी 1 एम्पियर करंट। अच्छा, ये हो गया 1 एम्पियर। इसका साइन क्या होता है, दैट साइन इज 8 एम्पियर। और ये जो डेफिनेशन बनाएंगे, ये डेफिनेशन है 1948। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं, दैट इज 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। 1 केल्विन देखिए 1 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसका पता किससे लगता है, टेम्परेचर से। तो ये हॉटनेस के लिए हम स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, हमने बोला इस चीज को 10 डिग्री गर्म कर दो, तो आप कितना गर्म करो थर्मामीटर लगा के, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कितना होता है, उसे 10 टाइम्स हम उसको गर्म करेंगे तो वो 10 डिग्री गर्म हो जाएगी। तो 1 डिग्री किसको बोलते हैं, तो 1 डिग्री के लिए पहले तो डेफिनेशन बनाई गई थी, वो प्रैक्टिकली बड़ी आसान डेफिनेशन। किस तरह की डेफिनेशन थी, तो ये थी कि पानी दुनिया में सब जगह पाया जाता है, पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ हर जगह बनती है, बर्फ को हाथ लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी। हमने एक थर्मामीटर बनाया अल्कोहल का या किसी भी चीज का, और उसको बर्फ से टच करा दिया, अल्कोहल सिकुड़ते सिकुड़ते नीचे आ गई, एक लेवल पर आ गई, वहां हमने निशान लगा दिया और उसको लिख दिया 0 सेल्सियस। यहाँ पर अल्कोहल आके रुक गई इस लेवल। फिर हमने उसी थर्मामीटर को ले जाके उबलते पानी में रखा जहाँ स्टीम बन रही है, ये भी हर घर में हमको मिल जाता है। ये हमने रखा तो इतना गर्म होता है कि ये अल्कोहल फैलने लगती है और फैल के यहाँ तक चली, उसके और ऊपर नहीं गई, यहाँ तक गई, तो यहाँ हमने इसका नाम रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 पॉइंट हमको किसके मिले, हॉटनेस के। हॉटनेस 2, हॉटनेस 1। ये जो 2 डिग्रीज हैं, इस डिग्रीज के हमने ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 100। तो बताओ ये 2 टुकड़ों के बीच हॉटनेस कितनी है, 0 to 100 के कितने टुकड़े किए, 100। तो 2 टुकड़े के बीच कितना हुआ, 1। हर टुकड़े से 1 1 1। तो ये वाली हॉटनेस कितनी है, 1 डिग्री। पानी को हमने यहाँ रखा रूम में और देखा कि ये अल्कोहल यहाँ जाकर रुक, हमने इसको हल्का सा गर्म किया धूप से या किसी चीज से, तो ये यहाँ तक चली गई। ये हमने पानी को कितना गर्म किया, 1 डिग्री। ये है 1 डिग्री हॉटनेस। इसको पहले हाथ लगा के देखा, फिर थोड़ा सा गर्म किया, थर्मामीटर यहाँ गया, फिर उसको हाथ लगा कर देखा, तो ये कितना गर्म हुआ, 1 डिग्री। तो ये हमारी डेफिनेशन फॉलो चलती है। कौन सी डेफिनेशन, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स,
each one part will be known as 1 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हम लोग ये डेफिनेशन सेल्सियस की चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में एक अलग तरह की डेफिनेशन हम बनाएंगे। किस तरह की? जब हर तरह का मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाए और सब चीजें शांत हो जाए, हर तरह की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं 0 केल्विन। ये नई स्केल चालू, उस समय कितना माना जाएगा? 0 केल्विन। उसके बाद मॉलिक्यूल हिलना जुलना शुरू करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है और हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। वो जब हिलते हुए ऐसे जाता है और हम बर्तन पर ऐसे उंगली रखते हैं तो आकर हमारी उंगली को ऐसे मारता है, हम क्या बोलते हैं? गर्म हो गया। और जोर से मारता है तो हम क्या बोलते हैं? और गर्म। दिस इज काइनेटिक। जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर हमने उसको गर्म किया, ये जो टेम्परेचर है इसमें सब मॉलिक्यूल जीरो हो जाते हैं, ये टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या मान लेते हैं? 0 केल्विन। तो 0 सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन। 0 केल्विन से 273.15 केल्विन, इसके हमको कितने टुकड़े करने चाहिए? 273.15 टुकड़े करने चाहिए। तो एक टुकड़ा किसके बराबर होगा? 1 केल्विन। 1 केल्विन डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको मानते हैं? 1 केल्विन को। वो 1 केल्विन कितना होता है? 0 केल्विन से लेके 273.15 केल्विन, इसके बीच के कितने टुकड़े करने हैं? 273.15 टुकड़े ही करने हैं। तो एक टुकड़े को क्या बोला जाएगा? 1 केल्विन। दैट इज अवर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब इसके नाम सुनिए। ये वाला जो 273.15 टेम्परेचर है, ये सेल्सियस में किसके बराबर होता है? 0। ये एक बड़ा स्पेशल टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर थोड़ा सा कम कर दें तो हम क्या देखते हैं कि बर्फ को हमने पानी में डाला, उस बर्तन में हमको पानी भी मिलता है, बर्फ भी मिलती है। थोड़ी देर बाद देखा बर्फ भी है, पानी भी है। तो वो जो 0 डिग्री है उसमें H2O की कौन सी स्टेट पाई गई? सॉलिड की लिक्विड? कि दोनों? अच्छा, उसमें जब हम प्रेशर कम कर देते हैं, हवा का प्रेशर कंटेनर का कम कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? अभी भी हम देखते हैं कि स्टीम में से भाप जैसा उठता रहता है। वो क्या है? H2O। कौन से फॉर्म में? वेपर। तो 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपको पानी के H2O के तीनों फॉर्म मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। कौन कौन से? वेपर, लिक्विड, सॉलिड, तीनों एक साथ मिलेंगे। ऐसा टेम्परेचर मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स में होता है। ओके, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर होता है जिसमें तीनों एक साथ मिलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट हमको क्या देता है? एक टेम्परेचर देता है जिस टेम्परेचर पर तीनों स्टेट इकट्ठी मिलती है। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस कितने केल्विन होता है? 273 केल्विन। 273 केल्विन 0 केल्विन से कितना ऊपर होता है? 273 ऊपर होता है। अगर हम इसके 273 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा किसके बराबर होगा? 1 डिग्री केल्विन या 1 केल्विन। दैट इज अवर स्टैंडर्ड राइज ऑफ टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड 1 टेम्परेचर राइज का मतलब 1 केल्विन राइज, और 1 केल्विन को हम इससे डिफाइन करते हैं। देखिए, अभी समझ आएगा। केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 of thermodynamic temperature
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस, तो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हमको मालूम है केल्विन में, उसके कितने हिस्से कर देने हैं 1/273.16, तो एक हिस्सा क्या माना जाएगा 1 केल्विन। दिस इज अवर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट, और ये डेफिनेशन हमने बनाई थी 1967, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए 1967 की डेफिनेशन। उसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन और हैं, लिखिए 1 मोल MOL, amount of substance which contain as many elementary particles as there are atoms in 0.012 kg of carbon, 0.012 kg of carbon, 12 ग्राम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन केमिस्ट्री में आप लोग सब पढ़ चुके हैं, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल होता है। उसके पास कितने कार्बन एटम्स होते हैं? नंबर है 1, एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या है 1 मोल, ठीक है। तो अगर उतने नंबर के बराबर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। उतने नंबर के बराबर एटम लेंगे तो 1 मोल एटम। उतने नंबर के बराबर मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल। इसी तरह से इसको हम और आगे सिस्टम में भी अप्लाई करते हैं। तो 1 मोल क्या है? एक नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जो चीज उतने नंबर में होगी उसके सामने क्या लगा दिया जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 मोल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद लास्ट लिखिए 1 कैंडेला। 1 कैंडेला, कैंडेला किसकी डेफिनेशन है, सॉरी किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला 1 CD। तो 1 कैंडल हमने बनाई, ये और यूनिट हमने किससे बनाई? तो आंसर है ये यूनिट हमने कैंडल से ही बनाई, एक्चुअल कैंडल से। एक्चुअल कैंडल को जब हम जलाते हैं उसमें से पीले रंग की एक लाइट निकलती है। वो पीला रंग डार्क भी हो सकता है, थोड़ा लाइट भी हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है। तो हमने ना उसको फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया? बाद में हमने देखा कि हर कलर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। इस फ्रीक्वेंसी की लाइट लेंगे। वो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पीले रंग की। कौन सा पीला रंग? जो कैंडल जलाने से निकलता है, उस रंग की लाइट लेनी, उस रंग की लाइट लेनी है। अब जब हम बल्ब जलाते हैं तो कम जलता है, ज्यादा जलता है, उसको हम किस में नापते हैं? वॉट। 100 वॉट का बल्ब, 60 वॉट का बल्ब, 40 वॉट का बल्ब, लाइट कम होते जाती है। 5 वॉट का बल्ब, जिसको 0 बल्ब बोलते हैं, और छोटा कर दो 1 वॉट का बल्ब, LED का बल्ब, और छोटा कर दो 1/5 वॉट का बल्ब। इस तरह से हमारी मर्जी है हम कितने वॉट का बल्ब बनाते हैं और कितने वॉट एनर्जी उससे निकलती है। ये एनर्जी निकल के चारों तरफ फैलती है। हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मोमबत्ती पतली है या मोटी है, उसकी लाइट कम या ज्यादा होगी। इतनी मोटी मोमबत्ती लेंगे, इतनी मोटी मोमबत्ती लेंगे कि उसमें से जो लाइट निकलेगी वो होगी 1/683 वॉट। 1/683 वॉट के बराबर लाइट निकलेगी 1 स्टेरेडियन एंगल। 1 स्टेरेडियन एंगल आप समझते हैं क्या होता है? 1 सॉलिड एंगल, एक कोन बनाते हैं, जैसे आपके हैप्पी बर्थडे की कैप होती है या एक कोन होती है। उस कोन में यहां हमने मोमबत्ती लगाई और ये कोन बनी, इसमें इससे एनर्जी जाएगी। ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1/683 वॉट। इस मोमबत्ती का रंग कौन सा होना चाहिए? पीला। पीले रंग की पहचान हमने क्या बनाई कि
वो जो लाइट है दैट शुड बी 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है उसका कलर वही होता है जो हमारी स्टैंडर्ड मोमबत्ती का कलर। इस कलर की लाइट होनी चाहिए, उसमें कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए 1/683 वॉट। उस समय जो इसकी चमक होगी उस चमक को हम मानेंगे 1 कैंडल। कितना मानेंगे इसको 1 कैंडल। तो ये 1 कैंडल है, नोट करिए। कैंडेला इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी of a source that emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 540 into 10 to the power 12 hertz and that has radiant intensity in that direction of 1/683 watt पर स्टेरेडियन। ये एंगल कितना बना हुआ है पर स्टेरेडियन, इतनी उसमें पावर आनी चाहिए। ठीक है, तब इसकी जो चमक होगी वो कितनी कहलाएगी 1 कैंडल। ये डेफिनेशन हमने बनाई थी 1979। सो दीज वेयर दीज 7 यूनिट्स जो हमने डिफाइन की। इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स अगली क्लास में करते हैं।